आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत, हम हमेशा कहते रहे हैं कि एक ऐसा देश है जहां यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। चाहे वो भगवान श्री राम की लंका तक यात्रा हो या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, और अब जिस बिहार में यात्रा अभी खत्म हुई है, वोट अधिकार यात्रा चुनाव आयोग के खिलाफ, उसी बिहार में और उसी बिहार के सीमांचल इलाके में, जो शायद देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होगा, जहां बाढ़ का बहुत ज़बरदस्त कहर रहता है, उस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी भी एक यात्रा कर रहे हैं जिसका नाम है सीमांचल अधिकार यात्रा। अब ओवैसी साहब ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? बिहार में ओवैसी साहब ने पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीती थीं। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो चुनावी यात्रा कर रहे हैं सीमांचल में। सीमांचल में जो ज़िले आते हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीमांचल में आते हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये सब वो इलाके हैं जो बंगाल के भी नज़दीक आ जाते हैं, और यहाँ लगभग हर विधानसभा सीट में जो अल्पसंख्यक वोट है वो अधिक मात्रा में है। और यहाँ कोसी, महानंदा नदियों से हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है लोगों को। हमने भी यहाँ के किशनगंज और कटिहार से एक रिपोर्ट की थी, जिसमें बताया था कि अमौर सीट में कैसे जो है वो 45,000 वोट कटे हैं और लोग परेशान हैं। उनको डर है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कि अगर वो उनका नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो घुसपैठिया वाले बयान तो बीजेपी वाले दे ही रहे हैं। तो सीमांचल के मुसलमान इस बार क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अब ओवैसी जी लगातार अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में ये कहते रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें महागठबंधन यानी कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के साथ आना पड़ा तो वो आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ओवैसी आने को तैयार हैं तो फिर आरजेडी, कांग्रेस उनको लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है, जबकि पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें इन इलाकों में जीती थी। हम ये भी बताएंगे क्यों नहीं लिया जा रहा है, वो भी हम अंत में बताएंगे। जो हमारी कुछ नेताओं से बात हुई और जो हमारी राजनीतिक समझ है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अब ओवैसी साहब तो शामिल होना चाहते हैं, और कितनी सीटें चाहते हैं, डिमांड भी तो होगी। अब शामिल तो हो रहे हैं लेकिन चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, और उनके अलग लड़ने से क्या हो सकता है, ये तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे। तो ज़रा इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। अब 24 सितंबर से ओवैसी जी चल कर रहे हैं सीमांचल न्याय यात्रा, और 27 सितंबर तक सीमांचल के सभी 4 ज़िले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में वो रोडों पर, सड़कों पर घूमेंगे। एआईएमआईएम का कहना है कि यात्रा में सीमांचल के मुद्दों को वो उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बाढ़ राहत हो, या अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के अधिकारों का मुद्दा हो। इन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले यात्रा हो रही है तो मकसद तो वोट लेना ही है। ओवैसी साहब भी बहुत शार्प और पॉलिटिकल पर्सन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको बताएं कि कितनी सीटें हैं सीमांचल में। सीमांचल में जैसे हमने बताया 4 ज़िले हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, और इन 4 ज़िलों की सीटों में 24 विधानसभा सीटें, यानी 24 विधानसभा सीटें इन 4 ज़िलों में हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% आबादी वो मुसलमानों की है। यानी इन ज़िलों की सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार और जीत की भूमिका में रहते हैं। अब ओवैसी साहब अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मंच से कह चुके हैं कि वो महागठबंधन में तैयार हैं शामिल होने के लिए। 4 जुलाई को उन्होंने एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि हमने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पहले हमने फ़ोन पर भी आरजेडी के नेताओं से बात की थी, मगर कोई जवाब नहीं मिला।
और 11 सितंबर को ईमान ढोल बजाते हुए पटना में राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी पार्टी अकेले एनडीए को नहीं हरा सकती। अगर हमें शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे एनडीए को फायदा होगा। 24 सितंबर को ओवैसी साहब ने भी कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की टीम भी कौन है। तो ये सब सारी बातें चल रही हैं और जो मांग है ओवैसी साहब की वो 6 सीटों की है, 6 सीटों की मांग है। अब ये मांग कैसे पूरी कर दी जाए, क्योंकि जो 5 विधायक जीते असादुद्दीन ओवैसी के, उसमें से 4 विधायक तो आरजेडी ही ज्वाइन कर गए थे, बचे सिर्फ 1 विधायक जो अमौर विधानसभा से हैं। तो अब तेजस्वी को भी लगता है कि अगर ओवैसी जी को शामिल कर लिया तो उसका क्या फ़ायदा है, विधायक तोड़ लेंगे बाद में, अगर सरकार बनी तो विधायक आराम से टूट जाएंगे। ओवैसी साहब का कहना है कि अगर मिलके नहीं लड़ी तो इन 24 सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी। अब बीजेपी को जिताना है, हराना है, सब सारी बातें चलती आ रही। सुनिए ज़रा कि सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी साहब लोगों से क्या कह रहे हैं, मीडिया को क्या बता रहे हैं और गठबंधन के बारे में वो किस तरीके से अपनी राय खुलेआम सरेआम जाहिर कर रहे हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए। अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों को उनकी फसल पर बराबर उसकी कीमत मिले। ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अब वो जाने और उनका मुस्तकबिल जाने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वही साहब बता ही रहे हैं कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की टीम भी कौन है। हमने पत्र लिखा लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। और ओवैसी ने कहा कि हम अलायंस के लिए अब भी तैयार हैं, अगर नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने तेजस्वी पर भी निशाना साधा कि हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो ख़त लिखा उसे कमज़ोरी मत समझना, तुम फैसला जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन याद रखना ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट है और बॉल लेकर कोई भाग गया। तो वही साहब अपने चिर परिचित अंदाज में ये ऐसी बातें कहते हैं। अब वही जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई जो AIMIM है वो अलायंस नहीं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए आती है। जो पत्र लिखा वो भी ब्लैकमेल करने का है कि मतलब अगर आप चुनाव चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं तो बात करिए, फ़ोन करिए, और ये सब सारी बातें खुला खत या ढोल बजा के ऐसी चीज़ें नहीं होती है गठबंधन। अगर गठबंधन करना है तो सीरियसली आइए, बैकडोर से बातचीत होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं और उसमें जा कर के गठबंधन में तब कोई आता है। अब जब ओवैसी साहब ये खुलकर कह चुके हैं तो तेजस्वी यादव की तरफ से लगभग ना है, मतलब मैं बता देता हूँ कि ना ही है। मतलब तो कांग्रेस भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी तो अपने भाषणों में कह ही चुके हैं कि ओवैसी साहब टीम भी है बीजेपी के। तेलंगाना के चुनाव में जम कर के चीख कर उन्होंने ये सारी बातें कही थी। अब साथ में लड़े तो क्या, नहीं लड़े तो क्या, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है।
आरजेडी और कांग्रेस का एक आधार वोट मुसलमान है, और लोकसभा चुनाव में बिहार के मुसलमान ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को दिया। अब जो बिहार में जातीय जनगणना 2023 में हुई थी, राज्य की 13 करोड़ आबादी में से 2.31 करोड़ मुसलमान है, जो कि 17.7% हैं। तो यानी 17.7% एक मुश्त वोट वो गठबंधन को, महागठबंधन को मिल सकता है। अगर ओवैसी साहब लड़े तो मुस्लिम वोटरों में बंटवारा नहीं होगा, और अगर लड़े तो बंटवारा होगा। 2020 में विधानसभा के चुनाव के आंकड़े हम आपको बता देते हैं। AIMIM 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 14 सीटें सीमांचल की थीं। 14 में से 5 सीटों अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धामन पर ओवैसी साहब जीते थे, और इन 5 सीटों पर 2015 में महागठबंधन था। यानी जो 5 सीटें जिसमें कांग्रेस और आरजेडी 2015 में जीती थी, उन 5 सीटों पर ओवैसी साहब ने जीता। यानी नुकसान तो महागठबंधन का हुआ अगर 2020 के हिसाब से देखें। 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया की 6 सीटों में से महागठबंधन 1 सीट जीत पाया। 1 सीट रानीगंज में AIMIM के तकरीबन उनकी हार का सामना करना पड़ा। यानी 5 सीटें ओवैसी साहब खुद जीत गए और 1 हरा गया, यानी 6 सीटों का नुकसान होगा। अभी नवंबर 2020 में गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी सिटिंग सीट थी, उनके सामने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी थी। ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। भाजपा की कुसुम देवी मात्र 1794 वोटों से चुनाव जीत गई और ओवैसी साहब 12,000 वोट ले गए। यानी ओवैसी साहब ने वो बाई इलेक्शन हरा दिया। खैर, अब तो जो अगर बात करें 243 सीट्स हैं बिहार में, जिसमें जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 47 सीटों पर हार जीत की निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इनमें से 11 पर 40% से ज़्यादा हैं, 7 पर 30% से, और 29 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर है, और सीमांचल के कुछ इलाकों में तो 30% के करीब भी हैं। तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अब चुनाव डू और डाई का इलेक्शन है, लेकिन देखिए 2020 के बाद से राहुल गांधी का एक इमरजेंस हुआ है। राहुल गांधी इस तरीके से, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो दूसरे अल्पसंख्यक से जुड़े मामले हों, खुलकर उठाते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान, ये सब सारी चीज़ें हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को पसंद भी आती हैं। और जैसे हमने देखा कि भले ही दिल्ली की में भी AIMIM चुनाव लड़ी, लेकिन अच्छे खासे वोट यहाँ भी लेके गई, लेकिन लोगों ने फिर भी ये कहा कि भाई यहाँ सेंटर में जो बीजेपी को हराने की दम रखेगा, मुसलमान उसको वोट देगा। तो क्या ओवैसी साहब बीजेपी को हरा देंगे अकेले? वो शायद संभव नहीं लगता, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को हराने की ताकत में है, विपक्ष में है। तो क्या मुसलमान देखेगा फिर से एक बार कि भाई हरा देगी बीजेपी को तो आरजेडी कांग्रेस के पास जाओ? या ओवैसी साहब भी अल्पसंख्यकों के लिए बात करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो सड़क हो, संसद हो, हर जगह वही सब अपनी बातें खुल करके रखते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छे ओरेटर हैं। अब उन पर टीम बी बीजेपी का तमगा लगा हुआ है। कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम वो दल जिन्हें अल्पसंख्यक वोट देते आए हैं, वो हमेशा ओवैसी साहब को टीम बी बीजेपी के कहते आए हैं। तो क्या इस बार भी टीम बी बीजेपी, जो तेलंगाना में देखा कि हैदराबाद के अलावा ज़्यादा कोई प्रभाव ओवैसी साहब नहीं दिखा पाए, इस बार महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि ओवैसी साहब के करीबी भी चुनाव हार गए। अब ये सब सारी चीज़ें हैं, हवा में हैं, लेकिन हमें लगा कि ज़रा सीमांचल की एक चर्चा कर ली जाए, क्योंकि पिछली बार 2020 में 6 सीटों का नुकसान तो महागठबंधन को ओवैसी साहब ने किया, क्योंकि 5 सीटें जो गठबंधन के पास 2015 में, 2020 में 5 सीटें वो ओवैसी के पास आ गई। तो फिलहाल बहुत कुछ बाकी है होना, देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।